गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, कोई डाउट है किसी को? इज देयर एनीथिंग दैट यू हैव टू आस्क? नो डाउट सर। नो डाउट। Okay, then shall we start? In the last class, what we were discussing? Oxidation state. Oxidation. We were discussing about the oxidation state. What is the actual, how to calculate the oxidation state of any atom present in any compound, and that we had seen to calculate the oxidation state if in actual case you want to calculate the oxidation state of any atom, you have to have the idea about two things. The first is the about the structure of the compound, and second thing is about the electronegativity of the atoms which is present in that molecules. So since we are in class 10th and we do not have any idea about structure as well as electronegativity, so that is why, although electronegativity is not a very difficult thing that we can understand easily, the trend of electronegativity that we can understand easily, but to get the idea about the structure, we have to have the idea about chemical bonding, which is a little bit lengthier chapter. So that is why we are seeing another method to calculate the oxidation state of any atom. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड देखेंगे किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट तरीका देखेंगे. एंड ऑल्दो यू कैन से दैट इज नॉट यूजफुल फॉर ऑल द केसेस, लेकिन ये तुम कह सकते हो कि 10th के लेवल के लिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है ना, 10th क्लास के लिए सफिशिएंट से ज्यादा है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दैट इज मोर देन इनफ. वो हम इजिली सारे के सारे केसेस को इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो इसके लिए हमें कुछ जैसे कुछ चीजों का थोड़ा सा आइडिया अगर रहेगा तो इट वुड बी बेटर. ठीक है ना, तो क्या आइडिया रहेगा, जैसे कुछ मेटल हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप का मेटल, मेटल ऑफ ग्रुप वन ऑफ पीरियोडिक टेबल. यू मस्ट हैव स्टडीड पीरियोडिक टेबल, पढ़े हो गया ना? यस. तो ग्रुप 1 का जो मेटल होगा दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. ग्रुप 2 का इफ यू सी द मेटल ऑफ ग्रुप 2, तो मेटल 2 के जो ग्रुप 2 के जो मेटल्स आ जाएंगे दे आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम. ये दो चीज अगर हम मतलब जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हमें ये 3 पता रहना चाहिए और मेनली ये 3 पता होना चाहिए. ठीक है ना, ज्यादातर जो मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेटल्स इन आवर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं तो दे आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। तो ये ग्रुप 1 के हो गए और ये ग्रुप 2 के हो गए, ठीक है ना। मेटल ग्रुप 1 में हाइड्रोजन भी होता है बट दैट इज नॉन मेटल, वो मेटल नहीं होता है, वो नॉन मेटल होता है। मेटल और नॉन मेटल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होगे कि नहीं जानते हो? थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ना। चलो ठीक है। तो अब मैं ये यहाँ पे ये जानने के बाद वी आर जस्ट सेइंग कि हमें कुछ चीजों को याद रखना होगा जिससे we can easily calculate the oxidation state of any atom without knowing the structure, and that concept we can use for all the exams, जो भी competitive exams होंगे, in all the cases we can use that concept। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं rules to calculate oxidation state। तो रूल फर्स्ट हमें जो याद रखना है, ये चीज जान लो कि अगर कोई भी एटम किसी चीज से कंबाइंड फॉर्म में नहीं गया है, ठीक है ना, मतलब जब भी कोई एटम किसी से कंबाइंड करेगा तभी उस पर कोई चार्ज आएगा, प्लस या माइनस चार्ज आएगा। अगर कोई भी एटम किसी से कंबाइंड नहीं किया है, वो नॉर्मल फ्री स्टेट में रहेगा, तो उसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन फ्री फॉर्म और एलिमेंटल फॉर्म इज टेकन एज जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन एलिमेंटल फॉर्म इज टेकन एज जीरो। मतलब जैसे हमने ये लिखा है, लिथियम लिखा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन लिखा है, सोडियम लिखा है, कार्बन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है। तो इफ यू सी ऑल दीज एटम्स, जो हम लोग लिखते हैं नॉर्मल केस में पीरियोडिक टेबल में जो लिखते हैं, इफ यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम which is not combines with other atom, the oxidation state of that particular atom is always equal to zero। उसके ऊपर चार्ज हमेशा जीरो आ जाए। तो इसका मतलब ये श्योर है, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि whenever we are calculating oxidation state, oxidation state is always defined in the case when any atom combines with another atom, ठीक है ना, then only we define the oxidation state। if any atom is not combined with another atom, in such cases oxidation state is not defined, ठीक है ना। मतलब डिफाइंड मतलब जीरो होगा उसका, मतलब नॉट विल नॉट बी अदर देन जीरो। डिफाइन तो होगा बट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट का अलग वैल्यू अपार्ट फ्रॉम जीरो इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ इट कंबाइंस विद द अनदर एटम, ठीक है। अब इसका मतलब व्हेनेवर वी आर सेइंग कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसका मतलब कोई एटम किसी ना किसी एटम से कंबाइंड किया होगा, तभी हम लोग उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने की बात करते हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे ये जान लो, लिख लो सेकेंड रूल में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 मेटल इज ऑलवेज +1। मतलब ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे किसी भी फॉर्म्स में रहे, इस पे हमेशा चार्ज जो आएगा दैट वुड बी जीरो, वो हमेशा जीरो आ जाएगा। इज इट क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 मेटल इज ऑलवेज +2। ये जो ग्रुप सेकंड के मेटल होंगे, इस पे जब भी चार्ज निकालोगे, ऑब्वियसली ये ध्यान रखना कि फर्स्ट को छोड़ के, फ्री स्टेट को छोड़ के, फ्री स्टेट में कोई भी चीज रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज जीरो। तो ग्रुप 2 का मेटल जब भी किसी चीज से कंबाइंड करेगा, तो इस पे जो चार्ज आएगा, तो इट्स चार्ज इज ऑलवेज +2 आ जाएगा, इसका चार्ज हमेशा +2 आ जाएगा। अगर इसके कंसेप्ट को तुम जानना चाहोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, कि इस पे हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा,
that we can understand by taking any example of group 1 metal या group 2 metal. मान लो सोडियम का एग्जांपल लो. If you take the example of sodium, तो how many electrons are there in the case of sodium? So there are 11 electron. And if there are 11 electron in sodium, if you want to write the electronic configuration of sodium, it would be equal to 2, 8 and 1 आ जाएगा. तो अब देखेंगे कि इस केस में इफ सोडियम किसी से कंबाइंड करके अपना, ठीक है ना, स्टेबलाइज करना चाहेगा, तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन. अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो इसका मतलब इस केस में देखेंगे तो इट इज हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होता है. तो 11 इलेक्ट्रॉन का 11 नेगेटिव चार्ज, 11 प्रोटॉन का 11 पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज इस पे 0 आ जाएगा. बट व्हेन इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका 11 प्रोटॉन तो रह जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन रिमेन्स 10 इलेक्ट्रॉन. तो दैट मीन्स अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करेंगे तो इसका नेट चार्ज कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा. सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि whenever sodium combines with any other atom, it always loses 1 electron. And why it loses 1 electron? Because to complete its octet in the valence shell, if it loses 1 electron, its octet will be completed. That is why it loses 1 electron. And if it loses 1 electron, so it attains +1 charge, and that charge is the oxidation state of that particular atom. So that is why in all the group 1 metal, they all are having 1 valence electron. So all group 1 metal loses 1 electron. That is why they are always having +1 oxidation state. और यही चीज if you want to explain in the case of group 2 metal, so what you will say, they are having 2 electron in their valence shell. Suppose if you have taken the example of magnesium, it is having 12 electron, 12 proton and 12 electron. So it is having the electronic configuration as 282. So to complete its octet, it loses 2 electron. And if it loses 2 electron, it attains +2 charge because of the loss of the electron. So that is why all the group 2 metals, they are having 2 electrons in their valence shell, and if they combines with other atom to form any molecules, it loses 2 electrons. So that is why oxidation state of this atom, this metal is always +2 आ जाएगा. तो ये एक्चुअली याद करना बहुत मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 का मतलब क्या हो गया कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो +1 चार्ज आ जाएगा. ग्रुप 2 के मेटल है तो 2 मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट वुड हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज. तो ये हमें याद रखना है कि ग्रुप 1 का किसी भी जगह पे जब कंबाइंड करेगा तो इट विल बी हैविंग +1, और ग्रुप 2 का इट इज हैविंग ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, ठीक है. अभी मैं इसके बाद क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है ना, और फिर देखोगे हाउ डू वी यूज दिस थिंग. और मैंने ये बताया कि दिस वी आर नॉट स्टडिंग फॉर क्लास 10th, दिस वी स्टडिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर 11th क्लास, ठीक है ना, फॉर आईआईटी एग्जाम, फॉर मेडिकल एग्जाम, व्हाटएवर एग्जाम यू विल गिव, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है ना. तो बेसिकली वी आर डूइंग दैट वर्क व्हिच ब्रिज द गैप बिटवीन ऑल, ठीक है ना, योर प्रिपरेशन एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. चलो इसके बाद थर्ड केस की बात करते हैं. तो थर्ड केस में हम ये याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होते हैं.
हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होंगे या तो -1 होगा, ठीक है। +1 होगा कब? इफ इट कंबाइंस विथ, ठीक है ना, इट कंबाइंस विथ मेटल, सॉरी नॉन मेटल। इफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ, अटैच्ड विथ, कंबाइंस मतलब अगर अटैच्ड है, if hydrogen is attached with non-metal, in such case oxidation state of hydrogen is +1, and if hydrogen is attached with metal, its oxidation state is -1 आ जाएगा। जैसे सपोज करो if we have taken H2O, अगर हमने H2O लिया है तो we know oxygen is non-metal, एंड इफ ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, तो उस केस में हम लोग बताएंगे कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इट वुड बी इक्वल टू +1 आ जाए। और जैसे सपोज करो हमने सोडियम लिया है, तो इफ सोडियम इज, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद सोडियम, तो सोडियम इज अ मेटल, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मेटल है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, बिकॉज इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इधर इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन दो ही चीज कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इफ हाइड्रोजन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, एंड इफ हाइड्रोजन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन उस पे माइनस आ जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा है कि अगर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो नॉन मेटल है और जो मेटल है, तो मेटल क्या होता है, मेटल का इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी होता है, ठीक, चूंकि उसके वैलेंस सेल में कम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा दे वुड गेन पॉजिटिव चार्ज, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स उसको बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा दे आर नॉर्मली कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हम लोग जनरल केस में देखेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि दी सब्सटेंस व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन they will attain positive charge, they are called electropositive, electron loss करके positive charge, electropositive elements। और इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, they are called electronegative element। तो मेटल क्या करते हैं, they loses electron, if hydrogen is attached with metal, तो since metal loses electron तो मेटल पे पॉजिटिव आएगा, और हाइड्रोजन मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी कैन से when metal hydrogen is attached with metal it is always having -1 charge, and if it is attached with non-metal it is having +1 charge। is it clear? Yes. अब चलो इसके बाद हम लोग बताएंगे कि फोर्थ केस में हम लोग बताएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो हमेशा -1 होगा, इसके अलावा फ्लोरीन का दूसरा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग्स्ट ऑल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पुल करने का टेंडेंसी, चाहे वो किसी भी चीज से XYZ किसी भी चीज से जुड़ा हुआ रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल द एटम्स जिसके साथ ही ये बॉन्ड बना सकता है या पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज मैक्सिमम, दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये हमेशा अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन लाएगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और since fluorine is having 9 electron, and if fluorine is having 9 electron, if you write the electronic configuration of fluorine
it is 2 and 7. So we can say to complete its octet electron, it gains 1 electron. And if it gains 1 electron, it attains -1 charge. So that is why we can say fluorine is always having -1 oxidation state, because this is the most electronegative elements amongst all atom in the periodic table. Is it clear? Yes, sir. तो इसको याद रखना, मतलब ये 4 पॉइंट को याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ये मतलब ये 4 पॉइंट को ध्यान रखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद जो 2 पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना? क्या मुश्किल होता है तो उस पे हम लोग देख लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं होता है बट स्टिल थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाता है। जो 5th पॉइंट होता है, 5th point is oxidation state of other halogens. Oxidation state of other halogens. Other halogens, halogens किसको बोलेंगे? Fluorine, chlorine, bromine and iodine. These are halogens. तो इसमें से fluorine is having always -1 oxidation state, तो other में ये नहीं आएगा, अदर में ये बाकी आ जाएंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात अगर करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर हैलोजेंस जो होगा वो क्या हो सकता है? मे बी -1 और मे नॉट बी -1। मतलब -1 हो भी सकता है, -1 नहीं हो सकता है, दो में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग बताएंगे कि -1 कब नहीं होगा, ये चीज हम लोग ध्यान रखते हैं कि बाकी हैलोजेंस की क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कब -1 नहीं होगा, इसको ध्यान रख लो। जैसे क्लोरीन अगर ऑक्सीजन से अटैच्ड हुआ तो इसका -1 नहीं होगा। ब्रोमीन अगर ऑक्सीजन से अटैच्ड हुआ इसका -1 नहीं होगा। आयोडीन अगर ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा तो इसका -1 नहीं होगा। मतलब इन जनरल ये बोल सकते हैं कि हैलोजन अगर ऑक्सीजन से अटैच्ड हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं होगा, ठीक है ना? मींस अगर हैलोजन किसी ऑक्सीजन से बॉन्ड बना देता है, इन दैट केस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन कैनॉट बी -1। क्यों ऐसा क्यों ऐसा होगा? तो ये जान लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ट्रेंड याद रख लो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दिस इज वेरी यूजफुल एंड दिस इज यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम्स ऑल्सो। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड अगर देखोगे तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकर को ही याद रखते हैं, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का रैंक अगर देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे फ्लोरीन आएगा, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन आएगा और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन आता है, ठीक है ना? और क्लोरीन इससे बहुत कम मार्क्स से पीछे हो जाता है, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा मार्क्स अगर क्लोरीन को आता है ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, तो वो नाइट्रोजन के बराबर हो जाता, मतलब बहुत कम मार्क्स आता तो नाइट्रोजन के बराबर हो सकता था। तो इस केस में हम लोग बताएंगे कि जो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ वी डिसाइड द पोजीशन, the fluorine would be at the first position, then oxygen, then nitrogen. That means fluorine is the most electronegative element, then oxygen, then nitrogen. तो इसका मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन तीनों से आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज किस पे देते हैं? दैट कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट क्लास, कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उस पे नेगेटिव चार्ज दे देते हैं और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। सो दैट इज व्हाई सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा
और इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो दैट इज व्हाई अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी -1। तो यानी कि अदर हैलोजेंस के बारे में बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कब नहीं होगा, जब वो ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब दूसरा केस देखो। दूसरा केस हम लोग बताएंगे कि अगर एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से कंबाइंड करता है, दैट इज कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से कंबाइंड किया, जैसे मान लो क्लोरीन ब्रोमीन से कंबाइंड किया, क्लोरीन आयोडीन से कंबाइंड किया, फ्लोरीन क्लोरीन से कंबाइंड किया, फ्लोरीन ब्रोमीन से कंबाइंड किया, ब्रोमीन आयोडीन से कंबाइंड किया, एंड सो ऑन। तो दैट मींस अगर एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से कंबाइंड करता है तो वैसे केसेस में जो नीचे आता है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अगर फ्लोरीन इन तीनों में से, ध्यान से सुनना, अगर फ्लोरीन इन तीनों में से किसी से भी कंबाइंड करेगा तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी -1 नहीं आएगा। मतलब जो अगर इंटर हैलोजेंस कंपाउंड होंगे तो लोअर एटॉमिक नंबर का, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यू मस्ट बी नोइंग दिस। तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होंगे तो लोअर एटॉमिक नंबर वाले का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का -1 नहीं होगा। जैसे अगर क्लोरीन और ब्रोमीन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो क्लोरीन का -1 होगा, लेकिन इसका -1 नहीं होगा। क्लोरीन और आयोडीन अगर कंबाइंड करेगा तो इसका कम एटॉमिक नंबर है और आयोडीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है, तो लोअर एटॉमिक नंबर वाले का -1 होगा, लेकिन हायर एटॉमिक नंबर वाले का -1 नहीं होगा। ब्रोमीन और आयोडीन में जो नीचे आएगा उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है और ज्यादा वाले का -1 नहीं होगा, लेकिन कम वाले का -1 होगा। तो इन केस ऑफ interhalogen compounds, or we can say when halogen attached with another halogen, in such cases halogen which is having lower atomic number would have -1 oxidation state, but halogen which is having higher atomic number won't have -1 oxidation state. Is it clear? सर हम हैलोजेंस में एसिटीन को क्यों नहीं लेते हैं अभी? नहीं, चूंकि जो हमारे एक्चुअली ना हमारे सिलेबस में ये देखोगे ना 12th तक जो तुम्हारे सिलेबस में रहेगा वो इतना ही रहता है, ठीक है ना? ओके सर। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वी डू नॉट स्टडी अबाउट ऑल ऑफ देम, क्योंकि उसको अगर स्टडी करना शुरू करोगे ना तो फिर तुम पीएचडी करना शुरू कर जाओगे, ठीक है ना? सो दैट वी कैन नॉट एसिमुलेट इन आवर सिलेबस, मतलब वो हमारे सिलेबस के बहुत बियॉन्ड हो जाएगा, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, ये क्लियर है सबको? हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में इज इट क्लियर? यस सर। चलो, अब इसके बाद इसमें छठा पॉइंट आ जाते हैं सिक्स्थ में, ठीक है ना? सिक्स्थ में हम लोग आ जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली टेकन एज -2। मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 ही पढ़ेंगे। जैसे याद करो, मैंने बताया था कि पर ऑक्साइड रहेगा तो क्या आ जाता है, -1 हो जाता है, बताया था ना? लेकिन हम लोग यहाँ पे
उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, वो 11th-12th वाले केस में उसको हम लोग पढ़ते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो 10th क्लास में हम लोग वी वोंट टच पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और भी होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए अभी जो हम लोग देखेंगे, वी विल डिस्कस ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अगर उसके अलावा कोई रहेगा परऑक्साइड वाला तो वो मैं बता दूंगा, या वो तुम्हें पूछा नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम के केस में, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नॉर्मली -2 लेके ही हम लोग सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो इसके बाद हम लोग 7th एंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं और इसी का यूज करते हैं। 7th एंड लास्ट पॉइंट जो होगा, दैट वी आर यूजिंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो हम लोग बताएंगे कि अगर हमने, ठीक है ना, अगर हमने किसी दूसरे एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना होता है तो हम लोग उसके लिए क्या लिखते हैं, तो लिख लो the sum of 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 the charge, sum of the charge present on the sum of the charge present on individual atoms, sum of the sum of the charge of the sum of the charge of individual atom present in any species, the sum of the sum of the charge of individual atoms present in space in any species is equal to the net charge on the species, is equal to the net charge on the species। ठीक है, इसका मैं मतलब समझा देता हूं कि जैसे मैं मान लो तुमने कोई भी कंपाउंड लिया है, ठीक है ना। अगर हमने कोई भी कंपाउंड लिया है तो किसी भी कंपाउंड में हर एक इंडिविजुअल एटम्स का ABCD वट एवर एटम इट इज, हर एक इंडिविजुअल एटम पे जो भी चार्ज होगा उस चार्ज का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू जो उसके ऊपर नेट चार्ज होगा उसके नेट चार्ज के बराबर हो जाएगा। नेट चार्ज का मतलब क्या हो गया, जैसे CO2 पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका नेट चार्ज 0 हो गया। NH4 प्लस, इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, +1 आ गया। CO3 2 माइनस, इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द स्पेसीज। चलो मैं एक एग्जांपल से इसको देखता हूँ। कैसे कैलकुलेट? नेट चार्ज इट वुड बी गिवन टू यू। ओके सर। मतलब बेसिकली ये जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे सपोज करो कि Na2SO4 लिखा है, मैं बता देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट चार्ज। जैसे सपोज इफ यू हैव रिटन Na2SO4, तो अगर Na2SO4 के बारे में देखोगे एक्चुअल में, this is nothing but the combination of Na plus and SO4 2 minus, जानते हो? यस। तो that means if you have taken SO4 2 minus, तो ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये आयंस है, तो हमने इसको स्पेसीज का नाम दिया। तो यानी कि if in certain cases molecules are not given, molecule is not given, and in that case if ions are given to you and you have to find out
the oxidation state of any atom in such ions. आयंस में अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो उसमें क्या करेंगे? बात समझ गया ना? यस सर। तो अब चलो हमने ये बताया कि वी आर टेकिंग अ सर्टेन एग्जांपल. जैसे हमने एग्जांपल कोई सा ले लिया है, सपोज करो हमने एग्जांपल लिया है C2O4 2 minus. We have to calculate the oxidation state of carbon in C2O4 2 minus. तो हम लोग करेंगे क्या? I'm just showing you the way how to calculate the oxidation state. तो हमने पहला केस क्या किया? Let oxidation state of carbon is equal to X. So if we are saying oxidation state of carbon as X, that means we are saying charge of one carbon atom. ठीक है ना? चार्ज ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू एक्स. हम लोग यही बोल रहे हैं ना कि सिंगल एटम कार्बन पे कितना चार्ज होगा? एक्स होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट चार्ज पर एटम हम लोग बोलते हैं. तो दैट मीन्स वी हैव एज्यूम इफ वन कार्बन एटम इज हैविंग एक्स चार्ज एंड वी हैव टू कैलकुलेट दैट. हमें वही चीज निकालना है. ठीक है ना? We have to calculate the value of X because X is nothing but the oxidation state of carbon. Now in this compound, since we are having two carbon, so if we are having two carbon, so we have written the sum of charge of all the atoms. तो इसमें दो कार्बन के एटम है, एक कार्बन पे X चार्ज है, तो दो कार्बन पे कितने चार्ज होंगे? The charge on two carbon atom would be X into 2. तो दिस इज द चार्ज ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन का चार्ज. एक ऑक्सीजन का चार्ज हम लोग कितना लेते हैं? -2. एंड वी आर हैविंग हाउ मच ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन. तो सबके चार्ज को मिला देंगे तो -2 into 4. तो दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज ऑफ ऑल द एटम्स which is equal to the net charge on the atom, and the net charge on the atom is equal to -2 in this case. तो इसका मतलब क्या हो गया? 2x minus 8 is equal to -2. तो 2x is equal to 6. तो x is equal to क्या आ जाएगा? 3. So that means we can say oxidation state of carbon is not 3, it is +3 आ जाएगा. बिकॉज चार्ज यहाँ पे प्लस आया है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +3. इज इट क्लियर? सर तो मतलब हम सबका ऐड करके और जो नेट चार्ज दिया है वो इक्वेट कर देंगे. बिल्कुल बिल्कुल वही करते हैं. ओके. ठीक है. ओके. यस सर. चलो, और कोई डाउट है किसी को? इस पे क्वेश्चंस कर लें हम No लोग. doubt. Yes, sir. शुड वी डू सम प्रैक्टिस ऑन दिस? यस सर. चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ underlined atoms calculate the oxidation state of underlined atoms in the following cases. एल्यूमिनियम मेटल होता है, जानते हो ना? यस सर. यस सर. चलो, जानते हो तो अच्छी बात है.
सर जहाँ नेट चार्ज आपने नहीं लिखा वहां पे क्या है? जीरो होगा, किसी कंपाउंड पे नेट चार्ज जीरो होगा इफ इट इज नॉट देयर। तो जब हो जाए तो आंसर आपको व्हाट्सएप करना है। हाँ व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो इस पे लिखोगे तो फिर सब जान जाएगा। नंबर नहीं है। ये ले लो नंबर, ठीक है ना, क्योंकि इस पे ग्रुप पे भेजोगे ना तो फिर बाकी दूसरे को समझने का मौका नहीं मिलेगा। एंड एवरीवन हैज टू सॉल्व देयर ओन। सर पूरे सॉल्यूशंस भेजने हैं? वैल्यू भेज दो, खाली वैल्यू, जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ ऑल। ओके सर। हो गए सारे, आदित्य हो गए, गुड। सही है, वेरी गुड। थैंक यू सर।
लिपिका का 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lipika, your 10th question, 10th answer is wrong. ठीक है? सर फोटो खींच के भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते, कोई नहीं. I just want to check how many of you can do on your own. That's it. Without the help of anyone. अगर कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात होती है. नहीं लिपिका, still it is wrong. शानवी, यस सर. नहीं हो रहा है. सर हो रहा है पर अभी फोन चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ, वो बैटरी खत्म हो रखा है. उसकी चार्ज पे लिख दूं? ओके, नहीं चैट में लिखोगे तो फिर मैं बोलूंगा नहीं कि सही है या गलत. ठीक है, लिख दो एक बार तुम. ओके. बताऊं? सर 1 सेकंड सर, हो गया बस. ओके ओके.
गुड। नेम लिख दो, क्या क्या नाम है? मैंने आपको सेंड कर दिया, एक बार चेक कर लो। हाँ, नाम बता, नाम। सर अक्षत जैन। ओके, वेरी गुड अक्षत, सही है सब। एक मिनट, एक मिनट। 7, 8। नाइन्थ में किसका निकाले हो? नाइन्थ में अक्षत, यस सर। नाइन्थ में किसका तुमने सॉल्व किया है? अच्छा सर, मैंने क्रोमियम का ले लिया, मैंने उसका पोटेशियम का कर दिया गलती से। हाँ हाँ हाँ। और नहीं, 10th वाला गलत है अक्षत। सर 10th 10th। वाला वो सर लिखा नहीं, उसका सर अभी सेंड कर देता हूँ, लिखा ओके नहीं। ओके, बाकी ठीक है। सर 10th भी भेज दिया। हाँ 10th ठीक में मैंने ठीक। आयोडीन का निकाल दिया था, पोटेशियम का निकाल दिया था मैंने। ओके ओके। शानवी, अभी तो तुम्हारे लिए नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं ये बोल सकता हूं है गलत है, कुछ गलत है। अब ठीक है लिपिका, आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट फाइनली यू हैव डन दैट। बस खाली यही 3 से 4 लोग कर रहे हो, बाकी नहीं कर रहे हो। चलो मैं बता रहा हूं। हाँ अब ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1 by 1। फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का क्या होगा? CrO3 है। वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो X into 1 प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा? -2 into 3। दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि X - 6 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो पहले का 6 है। सेकंड के केस में +6। मैं आंसर बोलते जा रहा हूं, ठीक है ना? जिसमें डाउट होगा वो मेरे को बता देना, ठीक है ना? कि सर इसमें बता दीजिए।
थर्ड का +6 होगा, फोर्थ का +7 होगा, फिफ्थ का +3 होगा। इसमें यहां तक में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो वो मुझे भेज। कौन सा? नहीं, आपने बोला ना कोई डाउट है, अभी तक तो कोई डाउट नहीं। नहीं है डाउट ना, ठीक है। मतलब फिफ्थ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, या तो मैसेज ही करके दे दो, ठीक है ना। अगर शर्म लगता है तो विदाउट नोइंग द नेम मैं बोल दूंगा, अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट तुम्हें डाउट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स। और ये अगर अभी जान लेते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा ऊपर के क्लास में। चलो इसके बाद सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ का आंसर आएगा +5, सेवेंथ का आएगा +7, 8 का आएगा +1, 9 का आएगा +6, 10 का आएगा -1/3। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? सर अभी तक तो नहीं है। वेरी गुड। किसी को है? नो सर। नो सर। 11th में सल्फर का +2 आ जाएगा, 12th में सल्फर का +2.5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? कोई बताने की जरूरत नहीं है ना? नो सर। चलो वेरी गुड। अब चलो हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा टिपिकल केस देख लेते हैं, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल केस है, इसको उस फॉर्मूला से कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे केसेस देख लेते हैं, ठीक है ना, जिसको कि अगर जान लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो क्या होगा, तो जैसे कुछ बेसिक एनायंस के नाम को याद रख लो, जो कि हमें पूरे 11th 12th क्लास तक में काम आता है। एंड दे आर, जैसे SO4 2-, दिस इज कॉल्ड सल्फेट। तो ये सल्फेट जहां भी SO4 तुम्हें दिखेगा, इट इज ऑलवेज हैविंग -2 चार्ज। इस पे हमेशा -2 चार्ज रहेगा। जैसे मान लो कि इफ यू हैव रिटन BaSO4, तो इसका मतलब इस सल्फेट पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। अगर हमने लिखा है Na2SO4, तो ये सल्फेट है, इस पे कितना चार्ज होगा? -2 चार्ज होगा। अगर हमने लिया है Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये सल्फेट है, इस पे कितना चार्ज होगा? -2 चार्ज। यानी कि whenever we are having SO4 कहीं भी अगर रहेगा, तो we write it in terms of sulfate, we call it in terms of sulfate, and whenever there is a sulfate, it is always having -2 charge। देखो इसको बताने का क्या फायदा है? इसको बताने का ये फायदा है कि सिंस अगर हमने BaSO4 लिखा है, तो ओवरऑल चार्ज ऑन BaSO4 इज 0। नेट चार्ज तो इस पे 0 है। तो अगर नेट चार्ज इस पे 0 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सल्फेट पे -2 चार्ज होगा और इसका नेट चार्ज 0 करना है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन अगर Ba पे कितना चार्ज आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा। तो इससे हमें क्या हो जाएगा कि बेरियम सल्फेट है, तो हम we can easily calculate the oxidation state of barium, which is equal to +2 आ जाता है। तो ऐसे केसेस, मतलब ये हायर क्लासेस का चीज हो गया, ठीक है ना। हमें अगर ये पता रहेगा तो उससे भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को जल्दीबाजी में कह सकते हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत फिर नहीं होगी, हम लोग फास्टली क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने Na2SO4 में लिया है, तो यहाँ पे +2 चार्ज होगा, लेकिन +2 चार्ज जो होगा ये कितने पे होगा? 2 सोडियम पे होगा। तो अगर 2 सोडियम पे +2 चार्ज होगा, तो सिंगल सोडियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन दिस केस इज इक्वल टू +1। वैसे सोडियम का तो हमेशा +1 ही होता है। अब इस केस में देखते हैं कि इट इज हैविंग -2 चार्ज, बट देयर आर 3 सल्फेट। तो सल्फेट अगर 3 है, तो -2 × 3 इज इक्वल टू -6 चार्ज हो जाएगा।
तो इसका मतलब इस पे भी क्या हो जाएगा, +6 चार्ज। तो 2 एल्यूमिनियम पे +6 चार्ज है, तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, +3। तो सिंगल एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू +3। ठीक है। यस सर। Yes. चलो, ये तो हमने, तो इसीलिए दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस पे, मतलब ये हमेशा whenever SO4 is there, it is always in the form of -2 charge and this is called सल्फेट इसको बोलते हैं। इसको याद रखने से तुम्हें क्या होगा, नाम भी, किसी का नाम लेने में हमें इजी हो जाएगा, हम लोग इजीली समझ सकते हैं। जैसे मैंने ये बोला BaSO4 बेरियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Al2 वाला था एल्यूमिनियम सल्फेट, एटसेट्रा, इस तरह से आ जाएगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे H2O3 2-, दिस इज कॉल्ड थायोसल्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं थायोसल्फेट। एक्चुअली सल्फर जो होता है, तो सल्फर इज ऑल्सो कॉल्ड थायो, सल्फर का एक नाम होता है थायो। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यू कैन easily see this, that from SO4 2- we have removed one oxygen, एक ऑक्सीजन को हटा के उसके जगह पे we have added one sulfur, means oxygen is substituted by sulfur, and since sulfur is also called thio group, that is why सल्फेट में अगर थायो ग्रुप इंक्लूड कर दिया तो दैट बिकम्स थायोसल्फेट, उसको हम लोग बोलते हैं। तो थायोसल्फेट जहां भी रहेगा, ठीक है ना, तो उसपे हमेशा H2O3 2- रहेगा, ठीक है ना। जैसे अगर तुम H2O3 2- लिखते हो और इसके साथ सोडियम लगाना होगा, तो कितना सोडियम लगाएंगे, 2 सोडियम लगाएंगे, क्योंकि तब जाके +2 -2 होगा, तब जाके ये न्यूट्रल आ पाएगा। इससे हम लोग फॉर्मूला लिखने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं SO3 2-, बेसिकली दिस इज कॉल्ड सल्फाइट, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फाइट, SO3 2- इसको बोलेंगे, ठीक है ना। सल्फेट, थायोसल्फेट, सल्फाइट हम लोग इसको बोलेंगे। इसके बाद बताएंगे, नेक्स्ट आएगा कार्बन में, देखते हैं CO3 2-, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट। C2O4 2-, दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट, इसको बोलते हैं C2O4 2-, ऑक्सलेट बोलते हैं। CN-, इसमें कार्बन पे CN-, तो दिस इज कॉल्ड साइनाइड, ठीक है। CNS-, दिस इज कॉल्ड थायोसाइनाइड। इसके बाद हम लोग बताएंगे PO4 3-, दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट। CH3COO-, दिस इज कॉल्ड एसीटेट, इसको बोलते हैं। NO3-, this is called nitrate. MnO4-, this is called permanganate, ठीक है। CrO4 2-, which we have already seen, this is chromate, ठीक है। Cr2O7 2-, this is called dichromate. NO2-, this is called nitrite, ठीक है। S2-, this is called सल्फाइड, ठीक है ना। वैसे और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग कुछ इस तरह का ध्यान रखते हैं, तो इससे हमें क्या होता है ना कि कहीं भी फॉर्मूला लिखने में आसानी होती है, फॉर्मूला का नाम बोलने में आसानी होता है। एंड दिस इज नॉट फॉर क्लास 10th,
दिस इज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी होंगे सब में नाम बोलना होगा, नाम याद रखना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये सारे केसेस में इट इज वेरी इजी, हमें आसान होता है कि फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो चार्ज के बेसिस पर हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मेनली इतने एनायंस को हम लोग ध्यान रखते हैं। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. चलो, अब देखो इससे फायदा क्या मिलेगा, जैसे हमने C2O4 लिया था, C2O4 याद करो अभी क्या चीज था, तो C2O4 पे कितना चार्ज था, 2 माइनस था ना। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलेट, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब तुम देखो कि अगर हमारे पास इफ वी आर हैविंग दिस फार्मूला, दिस कंपाउंड FeC2O4 है, तुम ये बता कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा। +2 बात समझ गए? वी कैन इजीली कैलकुलेट, क्योंकि ये -2 है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इट हैज टू बी +2 आ जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि अगर Fe2C2O4 होल थ्राइस लिया है, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस? 3 +3 +3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये -2 × 3 -6 इस पे आ जाएगा, इस पे +6 2 पे है, तो if 2 पे +6 है तो 1 पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो एक्चुअली ये जान लो कि Fe2+ जो होता है दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग फेरस बोलते हैं, और Fe3+ जो होगा दिस इज कॉल्ड फेरिक। मतलब अगर किसी भी चीज का 2 चार्ज होता है तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग अस बोलते हैं, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज, ठीक है ना, एंडेड विथ आइक हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है ना। लास्ट में अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा तो लास्ट में अस बोलते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आ जाएगा तो हम लोग उसको लास्ट में इक बोलते हैं। जैसे मान लो Cu2+ लिया है, Cu+1 लिया है, तो कॉपर का 2 होता है तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस बोलेंगे। Cuprous. जैसे मरकरी के होते हैं +2 होता है, मरकरी का होता है +1 होता है। एक्चुअली +1 वाला मरकरी जो होता है वो एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है, इसलिए ऐसे लिखते हैं Hg2 तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गया, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। दिस इज मर्क्यूरिक, दिस इज मर्क्यूरस, इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक। इस तरह से हम लोग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं। इज इट क्लियर? Yes. यस सर चलो, अब यहाँ पे एक मैं आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। सर Fe के बाद वो ब्रैकेट लिखा था, 2C लिखे हैं. नहीं, ब्रैकेट है ये, ब्रैकेट Cn, पूरे Cn का होल 6 है, Okay. ठीक है। दूसरा में क्रोमियम, सर ऐसे बोल दिया, फिर लिख दूं मैं चाह के? बोल दो। सर फर्स्ट वाले का Fe का +2 है. प्लस +2, Plus. +2 आएगा सर, Yes sir. और दूसरे में आ रहा है -9 -9, ओके।
देखो पहले सर वाले दूसरे में केस, +3 है, दूसरे में +3 होगा। चलो देखो फर्स्ट वाले केस में देखो Yes, sir, पोटेशियम का कितना चार्ज है, +1। कितने पोटेशियम है, 4 प्लस we since we have to calculate the oxidation state of iron, so let us assume the oxidation state of iron as x into 1 plus Cn क्या है, साइनाइड। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, अभी अभी हमने देखा था Cn साइनाइड होगा, इस पे -1 चार्ज होता है, तो इसका मतलब -1 चार्ज है साइनाइड पे, और कितने हैं वो 6, और सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द स्पीसीज, तो नेट चार्ज कितना है 0, तो ये होगा 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, yes, sir. इसके बाद इसमें देखो सेकंड केस में, सिंस वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, तो एज्यूम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एज x, और क्रोमियम कितने हैं 1 प्लस NH3, अमोनिया क्या होता है, 0 अमोनिया गैस होता है ना, और अमोनिया का चार्ज क्या होगा, तो चार्ज जो होगा अमोनिया का वो 0 होगा, नेट चार्ज इस पे 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू 6। क्लोरीन यहाँ पे किसी ऑक्सीजन सबसे जुड़ा हुआ नहीं है, ना तो दूसरे हैलोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्लोरीन का चार्ज कितना होगा -1। कितने क्लोरीन है 3, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो x प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। ठीक है ना, एक्चुअली ये जो होता है ना, ये क्लास 12th में रहता है, हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ते हैं क्लास 12th में, वहां पे इस तरह के केसेस क्वेश्चंस आते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है ना, सेंट्रल एटम इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल बोलते हैं, तो खैर इतना जानने की जरूरत नहीं है, क्रोमियम सेंट्रल मेटल है, तो वहां पे हमसे पूछा जाता है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम, तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं, उसमें भी ये चीज हेल्पफुल हो जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो अब ये देखा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हम लोग इस पे आ जाते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फायदा क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का देखो सबसे पहला फायदा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है उस पे आते हैं। दिस इज सपोज इफ वी हैव टेकन एनी रिएक्शन MnO4 माइनस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक रिएक्शन लिख रहा हूं Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस, तो इफ वी हैव रिटन दिस रिएक्शन, तो इन दिस रिएक्शन यू कैन से कि यहाँ पे मैग्नीज है, यहाँ पे मैग्नीज है, यहाँ पे आयरन है, प्रोडक्ट में आयरन है, तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन MnO4 माइनस, तो अभी अभी हमने निकाला था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन MnO4 माइनस इज इक्वल टू +7 आ जाएगा। दूसरा देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन Mn2 प्लस, तो Mn2 प्लस में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो एक ही एटम है और उस पे +2 चार्ज है, तो नेट चार्ज इसका कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। So that means we can say the oxidation state of manganese in reactant is equal to +7 and product it is equal to +2. तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो सिंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, ठीक है ना, इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, तो जिस जगह पे किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, तो यहाँ पे MnO4 माइनस का
रिडक्शन हो गया, मैग्नीज का रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्यों हो गया? सिंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज डिक्रीजेस, ठीक है ना, और डिक्रीज किया तो उसी चीज को हमने बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का रिड्यूस कर गया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। दूसरा अगर बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, अगर हम लोग लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe2+, तो चूंकि इसमें एक ही एटम है उस पे +2 चार्ज आ गया, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe2+ इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। और दूसरा बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3+ इज इक्वल टू +3। तो यानी कि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का है और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का है, तो यहाँ पे देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन Fe। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हम लोग बोलेंगे। तो यानी कि ये बोलेंगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ और मैग्नीज का रिडक्शन हुआ। आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गए हैं, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया है। तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है ना, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन we can decide by knowing the oxidation state of any atom present in any molecules। उसके हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ है या उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हम लोग बताएंगे कि वैसे रिएक्शन जिसमें दोनों चीज होता है, बोथ प्रोसेस अकर्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, such kind of reactions are called redox reaction उसको बोलेंगे। तो in this reaction, since both process occurs oxidation as well as reduction, so this kind of process is called, this kind of reaction is called redox reaction। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअली हमें बेनिफिट क्या मिलता है? तो हमें बेनिफिट ये मिलता है कि अगर हमें, if you know the oxidation state of any atom, तो by knowing the oxidation state in any redox reaction we can easily decide कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। अब देखो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब बनता है। जैसे अभी हमने शुरू किया था, सपोज इफ वी आर टेकिंग द केस ऑफ सोडियम, तो सोडियम में हम लोग जानते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सोडियम इज हैविंग 11 प्रोटॉन एंड सोडियम इज हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। तो इफ सोडियम इज हैविंग 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अगर तुम लेते हो तो किसी भी एटम में प्रोटॉन का नंबर एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर, it is always equal, and if the number of proton and number of electrons are equal, so we can say the proton is having positive charge and the electron is having negative charge, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हमने सोडियम लिया है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा? 0 आ जाएगा। अब इसमें ये बोला है कि इफ सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा, जो कि हमने अभी देखा था। तो इसका मतलब इफ सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि व्हेनेवर देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑलवेज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कौन है? म्यूट कर लो। विदिशा म्यूट कर लो, जस्ट म्यूट योरसेल्फ।
विदिशा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी होगा, वेन एवर देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट ऑलवेज इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड oxidation. So if you have to define the oxidation process, Vidisha, please mute yourself. सर आप सेटिंग्स पे जाके म्यूट कर सकते। कहाँ है सेटिंग? सर कर लियो उसने। कर लिया। क्या क्लास ऑन करके कहीं चले जाते हो घूमने के लिए? तो इफ यू वांट टू डिफाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिख लो इसको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना? और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इसी का उल्टा कर दो, अगर Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू Na। नाउ सिंस इट इज हैविंग +1 चार्ज एंड इट इज हैविंग 0 चार्ज, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। सो दैट इज व्हाई इफ यू हैव टू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, तो हम लोग रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना? तो एक्चुअल डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या होता है? तो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो कहीं भी अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन आ जाएगा, ऑक्सीडेशन आ जाएगा, ठीक है ना? अब जैसे इस केस में देखेंगे, इन दिस पर्टिकुलर केस MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस gives Mn2 plus plus Fe3 plus. So we have seen there is a decrease in the oxidation state of manganese. तो इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। और इसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये बोलेंगे कि रिडक्शन इसका हुआ है, तो इसका मतलब आयरन ने जो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो वो आयरन इलेक्ट्रॉन का लॉस किसके लिए किया है? मैंगनीज के लिए किया है। अगर ये आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता तो MnO4 माइनस के लिए it was not possible for MnO4 minus to gain electron. So that means Fe2 plus is responsible कि वो MnO4 माइनस का रिडक्शन कराता है। तो जो MnO4 माइनस का, जिसने MnO4 माइनस का रिडक्शन कराया, तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना? तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग, ठीक है ना? तो यानी कि since Fe2 plus is responsible for the reduction of MnO4 minus, so it behaves as an agent for the reduction of MnO4 minus. That is why this is called reducing agent or reductant. यानी कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट बोलेंगे। और वैसा सब्सटेंस जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
तभी Fe2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस तरह से डिफाइन करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका खुद का रिडक्शन हो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हम लोग बोलेंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अब चलो इसका हम लोग अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है ना, कि किसी भी रिएक्शन में कैसे समझेंगे, बैलेंस कैसे करना होगा, कितना भी मुश्किल क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, इफ यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके Okay. ओके, चलो गुड बाय। Thank you, sir. ओके बच्चों।